अंतरिक्ष विज्ञान में नया दौर आया है क्योंकि अब की बार भारत ने तिरंगा सीधा चांद पे लहराया है। बिल्कुल सही सुना आपने, चांद पे लहरा दिया हमने तिरंगा। इससे खुशी की कोई बात नहीं है। तो आइए इस ज्ञान को समझते हैं बहुत आसान भाषा में। प्रयास करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, बहुत सिंपल भाषा में। और इतना बड़ा रॉकेट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से हमें ले जाना है 4 लाख किलोमीटर। इस ज्ञान को समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। पहले चलते हैं अपने दिवाली वाले रॉकेट के पास। किसके पास? दिवाली वाले रॉकेट के पास। तो ये निकाली हमने हमारी फुलझड़ी। जल जा। ओहो, जल गई। अब ये उड़ाया हमने हमारा रॉकेट, वो गया। तो ये जो हमारा रॉकेट ऊपर गया, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो बड़ा रॉकेट है जो चंदा मामा के पास जाएगा, 6,000 किलो से भी ज्यादा का, 615 करोड़ जिसमें खर्च हो गए। और काम की चीज जो छोटी सी गाड़ी है वो तो 26 किलो की ही वहां पहुंचेगी। कहां से उड़ रहा है? श्रीहरिकोटा से। उसके ज्ञान को समझने के लिए इसका बेसिक ज्ञान समझ लें तो बात बन जाएगी। ये अपना दिवाली वाला रॉकेट काम करता है किस पे? ये काम करता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर मैं झटके से किसी चीज को नीचे फेंकूंगा तो मुझे झटका किधर लगेगा? ऊपर। यही हमारे दिवाली वाले रॉकेट में भी होता है। क्या वो अपने ईंधन को आग लगाकर नीचे की तरफ फेंकता है? हाँ, तो उस पर झटका किधर लगता है? ऊपर। इसीलिए हमारा रॉकेट कहां जाता है? ऊपर। पर आग किधर की तरफ फेंकता है? नीचे। बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही सिंपल सा नियम हमारे बड़े रॉकेट में भी लगता है। आइए इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये वाला प्रिंसिपल हम समझ गए। दिवाली के रॉकेट को हम समझ गए। सोचो हमारा जो रॉकेट है जिसको चंदा मामा के पास पहुंचाना है वो कितना हैवी है। हजारों किलो उसका वजन है। उसको हमें अगर धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर फेंककर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में, ग्रेविटेशनल पुल में ले जाना है तो ये आसान काम नहीं है। हमारे दिवाली का रॉकेट कितना से ऊपर जाता है? सोचो चंदा मामा कितना दूर है? 4 लाख किलोमीटर। और अगर कभी तुमने एस्केप वेलोसिटी सुनी हो, नॉर्मल भाषा में समझाता हूं। अगर हम चाहते हैं कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसे बाहर फेंक दें और चंदा मामा के पास ले जाएं, तो हमें उसकी रफ्तार करनी पड़ेगी कितनी? 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। ओ माय गॉड, कितनी? 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। इमेजिन करो तुम कार में बैठते हो, कभी कार में बैठे जो 100 किलोमीटर या 110 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हो। हाँ सर बैठे। कितनी तेज लगती है? हाँ सर। कितना बड़ा इंजन लगाना पड़ता है उसमें स्पीड पे लाने के लिए? अरे हाँ, सोचो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अचीव करना इतना आसान काम नहीं है। और चलना भी कितना है? 4 लाख किलोमीटर। तो सोचो कितनी ज्यादा अपने को ईंधन चाहिए, कितना ज्यादा अपने को नीचे आग लगानी पड़ेगी, तब जाके फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से हम ऊपर जाएंगे। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। इसलिए जो आपको इंजन पास में दिख रहा है रॉकेट पास में दिख रहा है ना? इस रॉकेट में देखो, दिख रहा है 2 साइड में बूस्टर लगे हुए हैं। हाँ सर, बीच में भी एक दिखा हुआ है। अरे हाँ, ये साइड में बूस्टर लगे हुए हैं ना, इन्हें बोलते हैं S200। नाम हम छोड़ो, अपने को क्या लेने देना। अच्छा, ये बूस्टर वही है? मोबाइल गेम में खेला होगा भी, बूस्टर एकदम से ताकत आ जाती है गाड़ी में। हाँ, ये वही वाले हैं। पहले समझो कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी अचीव करनी है और 4 लाख किलोमीटर भी जाना है, तो बहुत सारा इंजन चाहिए। तो भैया 2 बूस्टर साइड में लगे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? S200। ओ हो। और बीच में जो दिख रहा है आपको, बीच में दिख रहा है? हाँ, बीच में दिख रहा है, उसे बोलते हैं LV-110। फिर नाम है, छोड़ दो। इसके ऊपर भी एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही है। अरे हाँ, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पता है इसमें कितनी जगह इंजन लगे हुए हैं जिनकी बूस्टर की वजह से हम ऊपर जाएंगे? एक तो ये दोनों साइड में लगे हुए हैं जो। अच्छा, चंद्रयान कहाँ है जो रियलिटी में जा रहा है? कहां पे? चंदा मामा पे। चंदा मामा पे कौन जाएगा? ये दोनों साइड बूस्टर? ये LV-110 जो बीच वाला है? नहीं। इसके ऊपर वाला? नहीं। ये ऊपर का ढक्कन? नहीं।
इसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये रियलिटी में वहां पहुंचाना है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कहां रखा हुआ है? उन ढक्कन के बीच में। ये पहुंचेगा चंदा मामा में। इसके भी 3 हिस्से आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, पर इसको वहां तक पहुंचाने के लिए इंजन चाहिए। वो इंजन ये है। तो ये जो दोनों लगे हुए हैं S200, ये जलेंगे, उसके बाद बीच वाला जलेगा, फिर उसके ऊपर वाला जलेगा, और फिर आखिरी में एक प्रोपल्शन वाला जलेगा। इनके अलग अलग नाम है, S200, LV110, C25 प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो ये जो S200 हैं, जिनमें आग लगी और पूरा इंजन, हजारों किलो का इंजन अपना ऊपर जाने लगा, रॉकेट अपना ऊपर जाने लगा। कब तक गया? क्या इनकी ईंधन की एक सीमा है? हाँ बिल्कुल है। करीब करीब आप ऐसा माने कि 60-62 किलोमीटर तक इन्होंने काम करा। किन्होंने? इन S200 ने। इसके बाद कौन सा इंजन स्टार्ट होगा? ये बीच वाला। अच्छा, तो पता है इनको बंद करने से कुछ सेकंड पहले ही इस बीच वाले इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। करीब करीब 108 सेकंड पर ये इंजन स्टार्ट करा गया। तब अपनी रफ्तार लगभग 6500 के आसपास, 6500 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास अपनी रफ्तार थी। अच्छा, और तब अपनी हाइट थी 45 किलोमीटर। तब दूसरा जो इंजन था अपना LV110, उसको स्टार्ट कर लिया गया। और उसके कुछ देर बाद, यानी करीब करीब 125 से 127 सेकंड पे, जब हम करीब करीब 62 किलोमीटर पे थे और हमारी रफ्तार थी कितनी? 7000 किलोमीटर प्रति घंटा, तब इन बूस्टर्स को अलग कर दिया गया। अच्छा, अब अपना रॉकेट कौन ऊपर ले जा रहा है? ये दूसरा वाला इंजन। कौन सा? LV110। नाम तो ऐसे ही बता रहे हैं। अच्छी बात है सर, ये इसको ऊपर ले जा रहा है। अच्छा सर, वो जो ऊपर ढक्कन है ना, जिसके अंदर अपना रियल मसाला रखा हुआ है, यानी कि चंद्रयान 3, हो, वो खुल जाएगा कुछ देर बाद। 195 सेकंड के आसपास वो खोला गया। तब अपन की रफ्तार करीब करीब कितनी थी? 9200 किलोमीटर प्रति घंटे की। अच्छा, तो अपन जा रहे हैं आराम से। क्या अपनी यात्रा बढ़िया चल रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये ऊपर का ढक्कन खुलने के बाद, जो कि 195 सेकंड पे लगभग हुआ था, इसके बाद क्या अपना ये इंजन काम करता रहता है? हाँ, करता रहता है। कितनी दूरी तक? ये चलता रहता है, रफ्तार बढ़ाता रहता है, और 16000 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार ले आता है। 9200 से लेकर कहां से? 16500 के आसपास की रफ्तार ले आता है, 16500 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपनी जो हाइट धरती से ले जाता है, वो भी करीब 170-175 तक ले आता है। अब इसका भी समय हो जाता है समाप्त, और 306 सेकंड के आसपास इस इंजन को कर दिया जाता है बंद, और 1-2 सेकंड में इसको अलग भी कर दिया जाता है, और तीसरा इंजन स्टार्ट कर दिया जाता है। कौन सा? C25। ये ऊपर वाला जो आपने देखा था, C25 चालू हो जाता है। अच्छा, इस इंजन का मेन काम क्या है? इस इंजन का मेन काम है C25 का, ये हाइट नहीं बढ़ाता ज्यादा। ये क्या करता है? ये बढ़ाता है रफ्तार। इसका मेन काम है क्या? बढ़ाना रफ्तार। रफ्तार बढ़ाता जाता है। वही सिंपल, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। रफ्तार बढ़ाता रहता है, और ये काम अपन करते हैं 950 से 960 सेकंड तक करते रहते हैं, और इसकी रफ्तार करीब करीब ले जाते हैं 36500 किलोमीटर के आसपास। ओ हो, इसकी रफ्तार इतनी अपन बढ़ाते रहते हैं, और 960 सेकंड के आसपास, जब अपनी हाइट भी करीब 170-175 किलोमीटर होती है, उस समय इसको भी बंद कर देते हैं और अलग कर देते हैं। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था इसकी स्पीड को बढ़ाते रहना। कितनी स्पीड ले आया? करीब करीब 36500 किलोमीटर। हाइट है 170 से 175 किलोमीटर के आसपास। तो 960 सेकंड पे अपना जो रियल मसाला चंद्रयान था, वो अलग हो गया। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये अलग हो गया भाई। ओहो, इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको। इसके ऊपर एक लैंडर है और एक रोवर है। इसके बारे में बताया नहीं, ध्यान सुनिए। इसमें 3 चीजें, ये तीनों काम की हैं। ये जो नीचे दिख रहा है ना प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये अलग है। एक लैंडर है जो रियलिटी में चंदा मामा पे जाके लैंड करेगा, और उस लैंडर के अंदर एक छोटी सी गाड़ी है, कार टाइप, जो सिर्फ 26 किलो की है। ओ हो, जिसे अपन बोलेंगे रोवर। यही तीनों मेन काम करेंगे। उस कहानी पे भी आगे आएंगे। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? क्योंकि अभी रफ्तार इतनी तो हुई नहीं कि हम धरती के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ दें, तो ये घूमेगा। अभी हम कितनी दूरी पर? 170 किलोमीटर की दूरी पर धरती से, पर ये घूम रहा है। ये जब घूमना चालू करेगा तो आपको लगेगा सर 170 किलोमीटर तो बहुत दूरी है, पर असलियत में ये शेप लेगा कैसी?
अंडाकार शेप। सर ये अंडाकार शेप क्यों ले रहा है सर? ध्यान समझो, मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो आप धरती से एक अपनी जो कैनन फायर करते हो, कैनन फायर करी, जैसे पहले भी दिखाया था, कैनन फायर करी तो थोड़ी दूर गई, और तेज फायर करी तो और दूर गई। सोचो और दूर कर दे तो क्या वो ऐसा लंबा चक्कर लेके हो सकता है वापस आ जाए? हाँ, उसे बोलते हैं अंडाकार शेप, इलिप्टिकल शेप, ये वो ले लेगा। अच्छा वो ले लिया, ठीक है भाई, तो इसने एक अंडाकार शेप ली। अब क्या करेंगे, जो हम ये सबसे पास वाली दूरी 170 किलोमीटर के आसपास, इसे बोलते हैं पेरिजी और अपोजी, दो टर्म होती है, टर्म छोड़ दो। जो सबसे पास वाली धरती सबसे पास वाली दूरी ये कहलाएगी। सबसे दूर वाली 36,000 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती है, वो छोड़ो, काफी दूर होती है इसके कंपैरिजन में जब अपन ऐसे अंडाकार शेप लेते हैं। अब सोचो जब अपन इस पास वाली दूरी पे आएंगे तो अपन पता है क्या करेंगे, ये जो चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये भी छोटा सा इंजन है, फिर से एक झटका देगा 2-4 सेकंड में, खचक। जैसे ही झटका देगा क्या फोर्स फिर लगेगा? हाँ, क्या फोर्स देगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो अंडाकार शेप की जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी, यानी कि दूरी वाली दूरी और बढ़ जाएगी। तो ऐसा करेंगे, फिर दूसरा चक्कर बड़ा हो गया, हाँ, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर भाई से थोड़ा सा झटका दिया, फिर तीसरा चक्कर और बड़ा हो गया, हाँ, फिर छोटा सा झटका दिया, फिर चौथा चक्कर और बड़ा हो गया, और हाँ, फिर झटका दिया, पांचवा चक्कर और बड़ा हो गया। अब हमने सोचा कि भाई अब ये चंदा मामा की यात्रा के लिए तैयार है, और इसकी रफ्तार अपन बढ़ाते बढ़ाते करीब करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए आएंगे, जो कि गुरुत्वाकर्षण को तोड़ सकती है, और ये चंद्रमा की यात्रा पे निकल जाएगा। पर ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इसको थ्रो करते वक्त, क्योंकि अब ये अननोन स्पेस में घूमेगा, चंदा मामा से लेकर धरती तक की यात्रा इसकी अननोन होगी। इसको हमें ऐसे फेंकना पड़ेगा ताकि ये चंदा मामा के पास से होके गुजरे। अगर दूर से होके गुजर गया तो कोई और इसे पकड़ लेगा। पकड़ने की क्षमता क्या है चंदा की भी, चंदा मामा की क्या है पकड़ने की क्षमता? वो है ग्रेविटेशनल पुल। तो हमें इसको ऐसे फेंकना है ताकि ये चंदा मामा के पास से गुजरे, और चंदा मामा बोले, उसी ग्रेविटेशनल पुल बोले, कहां जा रहा है भाई, आजा, तो उसे पकड़ ले। ओहो देखो ये फिका, और ये जाएगा और चंदा मामा इसे पकड़ लेगा। चंदा मामा जब इसे पकड़ लेगा तो फिर से ये वो अंडाकार की शेप लेगा। अरे हाँ, पर क्या इसकी रफ्तार बहुत तेज है? तो ये चंदा मामा के आसपास जो अंडाकार शेप होगी, ये बड़ी होगी कि छोटी होगी? बहुत बड़ी होगी सर। पहले जो काम ये धरती पे कर रहा था, धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, अब ये काम इसे कौन पकड़ लेगा? चंदा मामा। अब क्या वो इलिप्टिकल शेप बहुत बड़ी होगी? हाँ सर। अब क्या करें? पर हमें सोच के देखो, हमको इतनी रफ्तार इसलिए लानी थी ताकि हम चंदा मामा तक पहुंच सकें, अपनी धरती से अपना चंगुल छुड़ा सकें, और हाँ, पर उसके चंगुल में जा सकें। हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या करें? ठीक है, तो अब क्या करें? अब उल्टा काम होना है। अब क्या हमें चंदा मामा पे अगर लैंड करना है तो हमारी रफ्तार घटानी है। अब प्रक्रिया चालू होगी ब्रेक लगाने की। अभी तक तो स्पीड बढ़ा रहे थे इंजन, अब क्या लगाएंगे? ब्रेक। तो ब्रेक लगाने के लिए फिर इंजन चाहिए। सर उड़ाने के लिए इतनी रफ्तार बढ़ाने के लिए तो इतने सारे इंजन लगाए थे आपने, ब्रेक लगाने के लिए छोटे से इंजन से काम चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि अब क्या अपना वजन बहुत कम हो गया है। बाकी सब तो निकल चुके हैं, अपने वजन बहुत कम हो गया, तो क्या छोटी गाड़ी को लगाने के लिए छोटे से इंजन से काम चलेगा ब्रेक लगाने के लिए? हाँ। अब करेंगे कुछ नहीं। जैसे सोचो, अगर मुझे इधर स्पीड बढ़ानी है, ऐसे स्पीड अगर बढ़ानी है, तो क्या मैं अपने ईंधन को की आग को इधर फेंकता हूं तो क्या मेरी स्पीड और बढ़ती है? पर सोचो, अगर मेरी स्पीड इधर ही है और मैं अपने इंजन की आग को इधर ही फेंकूं तो क्या फोर्स पीछे लगेगा? क्या बल पीछे लगेगा? तो क्या मेरी स्पीड घटेगी? हाँ, यही अब वापस अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल करता है, और धीरे धीरे जो अपना जैसे धरती पे करा था इसका उल्टा काम करता है, ब्रेक लगाता है और धीरे धीरे उस गोले को छोटा करता है। दिखाई दे रहा है? धीरे धीरे उस गोले को छोटा करता है, छोटा करता है, करता है और लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में खुद को सेटल कर लेता है। अब सेटल करने के बाद जब वो 100 किलोमीटर के रेडियस में सेटल हो गया, अब क्या होगा? अब धीरे से वो जो मैंने बोला 3 चीजें उसमें, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर के अंदर कौन है? रोवर, जो क्या अपने चंदा मामा पे घूमेगा। तो चंदा मामा की धरती को कौन टच करेगा? लैंडर और रोवर। तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा? ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या उसके चक्कर लगाता रहेगा। हमारा जो चंद्रयान 2 था ना, वो चंद्रयान 2 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था वो तो अभी भी घूम रहा है, पर वो जो लैंडर था ना, वो जब धरती पे टकराया, यानी कि किसकी धरती पे? अपने चंदा मामा की सरफेस पे टकराया, तो उससे हमारा संपर्क टूट गया, शायद वो तेज गिर गया था। ये समस्या हुई होगी। असली समस्या कहती है तो हम ढूंढ ही नहीं पाए, तो संपर्क टूट गया था। इस बार भी वो क्रिटिकल टाइम है 23 अगस्त को। अच्छी बात है। अब जब हम उस पे क्या करेंगे, वो जो अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल है उससे वो लैंडर और उसके अंदर जो रोवर है वो दोनों अलग
हो जाएंगे। हो गए देखो। हाँ, और धीरे धीरे उस वो जो लैंडर है ना उसके अंदर भी छोटा सा इंजन है। जैसे आपने देखा हो तो वो जो एलॉन मस्क के जो अपने जो रीयूजेबल रॉकेट्स उसमें क्या होता है, वो ऐसे जब वो लैंड कर रहा होता है रॉकेट तो भैया वो ऐसे धक्का मारते हैं नीचे, ताकि अगर वो तेजी से आ रहा हो तो उन पे फोर्स कहां लगे, ऊपर, तो उनकी रफ्तार धीरे हो जाए। यही हमारा लैंडर करेगा, ये धीरे से अपने इंजन को नीचे की तरफ धक्का मारते हुए, यानी कि आग नीचे की तरफ देते हुए, तो इस रफ्तार से नीचे, पर इसे अगर तेजी से टकराया चंद्रमा मामा की सरफेस पे, जो शायद पिछली बार हुआ था विक्रम लैंडर के साथ, क्या ये टूट जाएगा? तो सही बताऊं तो जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो है 7-7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हॉरिजॉन्टल स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज्यादा से टकराएगा तो हमारे लैंडर को नुकसान हो जाएगा। तो उसमें फिर इंजन है, धीरे से वो इंजन नीचे अपनी जो है आग निकालेगा, फोर्स ऊपर लगेगा और उसकी रफ्तार धीरे होती जाएगी और हमारा लैंडर धीरे से सॉफ्टली चंदा मामा की साइड पे लैंड कर जाएगा। देखो कर गया, ऐसे करेगा। अब देखो चंदा मामा पे कौन है, हमारा लैंडर, हाँ उसके अंदर कौन है, हमारा रोवर, छोटी सी गाड़ी 26 किलो की, ओहो, और 100 किलोमीटर के पे चक्कर कौन काट रहा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो भी अपने से संपर्क में रहता है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ही है जो हमारी धरती से संपर्क करेगा, और लैंडर किससे संपर्क करेगा, रोवर से। रोवर से जो जानकारी मिलेगी वो लैंडर लेगा, वो अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल जो घूम रहा है उसको संपर्क करेगा और वो हमारी धरती से संपर्क करेगा। ऐसे डेटा हमारे पास आएगा। अब देखो इस लैंडर के लैंड करने के बाद, ओहो बहुत आनंद आया। इस लैंडर के लैंड करने के बाद उसमें से अपनी छोटी सी गाड़ी निकलेगी, रोवर 26 किलो की, वो निकल के घूमेगी, ओहो मिट्टियों के सैंपल लेगी। उसमें असलियत में 2 पेलोड लगे हुए हैं। पेलोड का मतलब तुम जैसे समझो 2 मशीनें लगी हुई है। अरे आपने भेजा क्यों है चंदा मामा के पास, क्या ऐसे घूमने की थोड़ी भेजा है कि देखा भाई चंदा मामा ठीक है कि नहीं है, उनकी जानकारी लेनी है अपने को, है कि नहीं। तो जो अपना रोवर है वो क्या करेगा, वो रोवर मिट्टी के सैंपल लेगा और वो जज करेगा कि जिसमें मैग्नीशियम है नहीं है, एल्यूमिनियम है कि नहीं है, आयरन है या नहीं है। एक काम तो ये कि कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन सी ऐसी चीजें वहां पे उपलब्ध हैं, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और दूसरा वो काम करेगा उनके फॉर्मूले निकालेगा। जैसे Fe2O3 होता है, एक फॉर्मूला है कि अच्छा किस कंपोजिशन में वो अवेलेबल है, ये 2 काम करेगा, क्या क्या अवेलेबल है और किस कंपोजिशन में अवेलेबल है। ये किसका काम है, रोवर का, छोटी सी गाड़ी का। सर ये लैंडर क्या करेगा, लैंडर बेसिकली इसमें 3 पेलोड है, इसके 3 काम है मेजरली। क्या करेगा, आसान भाषा में समझते हैं। जो आसपास जो उसके एटमॉस्फेयर है ना, अच्छा उसमें देखेगा कि भैया प्लाज्मा, ऐसा समझो तुम, प्लाज्मा छोड़ो, एटमॉस्फेयर में अच्छा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है, प्लाज्मा में कुछ और आयंस हैं कि नहीं है, ये ढूंढेगा। दूसरा ये पता करेगा कि जमीन जो है वो कितनी गर्माहट पैदा कर रही है, टेम्परेचर कितना है, और वो टेम्परेचर को ट्रांसफर किस रेट से करती है। ट्रांसफर रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप सेम गर्म चीज हो, लोहे की बेंच हो और लकड़ी की बेंच हो, दोनों एटमॉस्फेयर में रखी हो, पर क्या दोनों की गर्माहट फेंकने की, एक हमें बैठते ही ज्यादा गर्म लगती है, एक कम गर्म लगती है, लकड़ी की कम गर्म लगेगी, लोहे की ज्यादा गर्म लगेगी, क्योंकि उनकी हीट ट्रांसफर रेट अलग है। ये पता करेगा। तीसरा पता करेगा कि वहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज कैसी हैं, मतलब भूकंप के क्या चांसेस हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स पे क्या अरेंजमेंट है, कितने टाइम में भूकंप आने के चांसेस होते हैं। ये 3 काम कौन करेगा, लैंडर। और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ना, उसका एक मेजर काम तो ये संपर्क कराना है, भैया उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। पर ऐसा नहीं है, वो भी सिर्फ संपर्क का ही काम करेगा, वो भी एक और काम करेगा। वो दूर से आने वाली इंफ्रारेड रेज है ना, जो अंतरिक्ष से आ रही हैं, उनको देख के एनालाइज करेगा कि कहीं क्या हमारी जैसी कोई दुनिया है जहां पे जीवन पॉसिबल है। ये मेजर 6 यूज हैं जो हमारा चंद्रयान 3 वास्तविकता में अकम्प्लिश करेगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात बेसिक से समझ में आई होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।